आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मेंद्र साहू बने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। धर्मेंद्र साहू को ब्लॉक कांग्रेस की कमान संगठन में रही है सक्रिय भूमिका। अंगूठा लगवाया, चावल नहीं मिला। खैरबना में पीडीएस व्यवस्था पर गंभीर सवाल। राशन वितरण में लापरवाही। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 15 साल की नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म। शिकायत के बाद आरोपी जेल भेजा गया। एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी चूक। दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की वैवाहिक स्थिति पर विवाद। रानी विवाह देवव्रत सिंह ने दर्ज कराई आपत्ति। प्रशासन ने जांच का दिया आश्वासन। राजनांदगांव में सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। शहर में वार्ड स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट। विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के कई जिलों में शॉर्टकट मतदान का मामला सामने आया है, जहां 16 के बजाय 45 लोगों से वोटिंग कराई गई। केंद्रीय महासभा चुनाव 12 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुआ था। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप पर शिकायत न्यायालय में दर्ज कराई गई। राजनांदगांव से मिली जानकारी के अनुसार शहर के कई जिलों में शॉर्टकट मतदान कर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। केंद्रीय महासभा धमधागढ़ का अध्यक्ष चुनाव 12 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुआ था। मतदान के लिए 23 मार्च 2025 को मतदाता सूची पहले से तय की गई थी। हालांकि मतदान के दौरान 16 के बजाय 45 लोगों से वोटिंग कराई गई। मतदाता सूची में हुई इस गड़बड़ी की शिकायत विष्णुदेव ठाकुर ने तत्काल न्यायालय में दर्ज कराई है। उन्होंने पंजीयन फॉर्म समिति रायपुर से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आज की प्रेस वार्ता केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ का, जिसका पंजीयन क्रमांक 332 है, के चुनाव के संबंध में जो गड़बड़ियां थी और जिसका आपत्ति हम लोगों ने माननीय न्यायालय पंजीयन आयुक्त रायपुर को किया था और उसका आदेश 8/1/2026 को जारी हो गया और चुनाव को जो हुआ था उसको शून्य घोषित कर दिए और आगामी समय के लिए हम लोग हमारे समाज के लोगों ने कहा कि भाई अभी खाली नहीं रहेगा। केंद्रीय गौड़ महासभा के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष, सबको बुला करके कल बैठक रखे और उसमें मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष के लिए अभी नियुक्त कर दिए हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में चुनाव हम संपन्न कराएं। चूरिया के स्थानीय विश्राम गृह में सृजन संगठन अभियान के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र साहू की नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विपिन यादव, पूर्व विधायक छन्नी साहू, जिला कांग्रेस महामंत्री चुम्बन साहू, जिला कांग्रेस प्रवक्ता राहुल तिवारी, प्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और उत्साह के साथ अपनी खुशी जाहिर की। ग्रामीण क्षेत्र के एक युवा नेता को ब्लॉक कांग्रेस की जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि धर्मेंद्र साहू इससे पूर्व भी युवक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ कि श्री राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में जो संगठन सृजन का जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया, उसके तहत हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और उसी तरह पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूरे छत्तीसगढ़ में आज एक साथ जारी किया गया है। माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक भाई जी ने पूरे प्रभारी हमारे सचिन पायलट जी के निर्देश पर बैंक जी ने आज जारी किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में जारी हुआ है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सूची। सबसे पहले तो हमारे शीर्ष नेताओं और हमारे प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस के सांसद सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने
एक युवा लड़का को जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष रह चुके हैं, सरपंच संघ का अध्यक्ष रह चुके हैं और युवा साथी को धर्मेंद्र साहू जी को जिम्मेदारी दिए हैं। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि सबको लेकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी धर्मेंद्र साहू जी करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाने में बहुत बड़े जिम्मेदारी लोगों को मिले और उनकी जिम्मेदारी में निर्वहन निश्चित रूप से वो करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले राष्ट्रीय नेताओं को, साथ ही हमारे प्रदेश के मुखियाओं को, प्रदेश के मुख्य शासक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्त सम्मानीय जनों को और साथ ही हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष विपिन यादव जी और साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त साथियों और साथ ही ये जो नियुक्ति हुआ है संगठन सृजन के माध्यम से हुआ है। निश्चित ही इसके पहले मुझे यूथ कांग्रेस का बागडोर मिला था आज से कुछ वर्ष पहले, जिसमें बहुत ही अच्छे से कार्य किया था और आज जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी जिम्मेदारी सौंपा गया है। निश्चित ही मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा कार्य करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूँ। सबसे पहले मैं अपने पूरे शीर्ष नेताओं को, केंद्र के नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं कि एक युवा व्यक्ति को संगठन सृजन के माध्यम से छुरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। धर्मेंद्र साहू जी बहुत ही अनुभवी नेता रहे हैं, यूथ कांग्रेस में भी अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं और जनता के बीच में भी सरपंच और बड़े पदों में रह के काम किए हैं और उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आगामी पद तो मिला है, पद के साथ में जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय विपिन यादव जी, विधायक भोलाराम साहू जी, पूर्व विधायक छन्नी साहू जी और हमारे नेता और जिला के प्रवक्ता राहुल तिवारी जी। और मैं सबसे पहले तो सबको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। एक बहुत ही छुरिया ब्लॉक जिम्मेदारी भाई धर्मेंद्र साहू को मिला है और ये जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन जाना बहुत ही सरल काम है, लेकिन उसको अच्छे से निभाना बहुत ही कठिन काम है। और मैं धर्मेंद्र साहू जी से कहना चाहूँगा और कि बहुत ही सब छोटे से छोटे कार्यकर्ता को लेकर साथ में चलेंगे और इनको पूर्व में भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं तो इनको संगठन के बारे में अनुभव है और ये काफ़ी अच्छे ढंग से इस संगठन को चलाएंगे। राजनांदगांव जिले की थाना छुरिया पुलिस ने बसंत पुलिस के सहयोग से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में शिकायत पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्त में लिया। पुलिस के अनुसार 12 जनवरी 2026 को जिला अस्पताल राजनांदगांव से सूचना मिली कि 15 साल की एक नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी कि आरोपी कोमल साहू ने उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को तलाश कर 14 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिले के ग्राम पंचायत डोकरा भाटा के आश्रित ग्राम खैरबना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें दिसंबर माह का चावल अब तक नहीं मिला है, जबकि जनवरी माह का वितरण भी नहीं किया गया। हैरानी की बात यह है कि दिसंबर में राशन वितरण के नाम पर सभी कार्डधारियों से अंगूठे के निशान ले लिए गए, इसके बावजूद चावल नहीं दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार डोकरा भाटा मुख्य ग्राम में जनवरी माह का राशन वितरित कर दिया गया है, लेकिन खैरबना के नागरिक दिसंबर के राशन से भी वंचित हैं। इससे वितरण व्यवस्था में भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि चावल विक्रेता रामेश्वर जोशी द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस संबंध में खैरबना के नागरिकों ने खाद्य विभाग से मांग की है कि गाँव का राशन गाँव में ही वितरित किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इधर खाद्य विभाग की ओर से ग्रामीणों को जल्द ही चावल वितरण कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। सब चावल के समस्या लेकर आए हैं। हाँ। चावल महीना का आखिरी मिलते और हर महीना कोनो महीना अंगूठा लगा लेते दे नहीं चावल नहीं मिले। हम जावे तो कारण ले खुद बैठे तभी समस्या है। अच्छा, तो अभी कौन सा महीना चावल नहीं मिले आप? मतलब दिसंबर महीना के लिए मिले। अच्छा, तो अभी कलेक्टर ऑफिस आ रहे हो आप ना, तो का हिसाब मतलब अधिकारी है
अब मिल रही इससे कहा तो इसे अब सामने वाले बताए कहा मिली कहा नहीं मिली। समस्या लेकर आए हो? चावल की समस्या लेकर आए हैं। कहाँ समस्या है चावल के? चावल दिसंबर महीना का मतलब चावल नहीं मिला है, साल का है समस्या में आए हैं। अपना गांव का शुरू में दे देता है, बीच में जाता है मतलब ना तो चावल नहीं देता है, काराट बाराट को फेंक देता है। कौन? रमेश्वर जोशी। अच्छा, कहाँ बोलते हैं आप? मतलब कार्ड आखिरी में मिलेगा ऐसे बोलते हैं चावल। जिले में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिवंगत राजा देवव्रत सिंह पूर्व विधायक एवं सांसद की वैवाहिक स्थिति गलत दर्ज किए जाने का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। इस संबंध में रानी विभा देवव्रत सिंह द्वारा दायर याचिका में तहसील कार्यालय छुई खदान में प्रशासनिक सुनवाई आयोजित की गई। प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के तहत रानी विभा देवव्रत सिंह तहसील कार्यालय पहुंची। उन्होंने अपने विवाह से संबंधित दस्तावेजों के साथ साथ पद्मा देवी पंत एवं दिवंगत देवव्रत सिंह के बीच हुए तलाक से जुड़े प्रमाण पत्र तहसीलदार के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर नियमों के तहत गलत जानकारी देने पर 1 वर्ष तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और प्रशासन के अगले कदम पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वो मैंने पहले भी जो आप लोग को सूचना दिया था कि एसआईआर की जो लिस्ट आई है उसमें मेरे पति देवव्रत सिंह की 2 वाइफ्स दिख रही हैं, 2 पत्नियों के नाम दिख रहे हैं, जिसमें एक तो मैं हूँ, एक कोई अन्य महिला है पद्मा सिंह जी। तो पद्मा पंत भी है वो, तो उन्होंने अपना नाम जुड़वा रखा है एसआईआर लिस्ट में एज अ देवव्रत सिंह की वाइफ। तो उससे मैंने यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराई थी तहसील कोर्ट में, तो उसके लिए नोटिस गई थी मुझे भी और पद्मा जी को भी। तो मैंने आके अपने दस्तावेज दिखा दिए, उनका डाइवोर्स पेपर और सभी कुछ, और उनका जो उदयपुर में की वो निवासी नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरे घर का एड्रेस यूज किया है और उन्होंने अपना गलत जानकारी अपने बारे में दी है। उसके लिए उनके ऊपर एक मतलब जो वहां से जारी हुआ था कि भाई जो भी गलत जानकारी दी गई एसआईआर के लिए उसके खिलाफ कुछ सजा का प्रावधान है, तो वो होना चाहिए। उन्होंने गलत जानकारी भी दिया है, मेरे घर का एड्रेस यूज किया है, मेरे पति का नाम यूज किया है, तो ये गलत है। मैं उसके लिए आई थी। आज 69वीं शालेय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष और कई अतिथिगण शामिल हुए। यह प्रतियोगिता 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक खेल दिग्विजय स्टेडियम में खेला गया, जिसमें सीबीएसई छत्तीसगढ़ के बालक और बालिका विजेता बने। आज 69वीं शालेय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष और कई अतिथिगण शामिल हुए। यह प्रतियोगिता 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक खेल दिग्विजय स्टेडियम में खेला गया। कई प्रतिभागियों ने इस क्रीड़ा में भाग लिया, जिसमें 402 बालक और 406 बालिका ने हिस्सा लिया, जिसके विजेता सीबीएसई छत्तीसगढ़ के बालक और बालिका विजेता बने। शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन राजनांदगांव में 11 जनवरी से प्रारंभ किया गया था। बास्केटबॉल अंडर 17 बॉयज और गर्ल्स की ये प्रतियोगिता थी, जिसमें 28 राज्य और 8 कंटिंजेंट्स टोटल 36 टीमों ने भाग लिया। लगभग 406 बालक, 402 बालिका और लगभग 1006 कोच मैनेजर मिलाकर भाग लिया गया। इस प्रतियोगिता के आयोजन का समापन था। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बालकों ने फाइनल जीता है और बालिका के केस में सीबीएसई की टीम विजेता रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव शहर के म्यूनिसिपल स्कूल में 13 जनवरी से सांसद कप वार्ड स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हो गया है। यह टूर्नामेंट अगले 12 दिनों तक चलेगा और 25 जनवरी को अपने समापन के साथ समाप्त होगा।
इस टूर्नामेंट में शहर के सभी वार्डों की टीमें भाग ले रही हैं। आयोजन का उद्देश्य न केवल खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का अनुभव देना है, बल्कि स्थानीय खेल संस्कृति को भी मजबूत करना है। हर मैच में प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता दिखाने का मौका पा रहे हैं और मैदान में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रशिक्षण और पहचान का मंच है। विजेता टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सांसद कप में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी मैदान में अपनी मेहनत और कौशल से साबित कर रहे हैं कि क्रिकेट में उनका उत्साह और जुनून कम नहीं है। इस संसद कप है, टोटल नगर निगम सीमा में जो 51 वार्ड है, पूरा 51 वार्ड की पूरी टीम एक ही स्थान पे म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड में हमने पूरा प्रयास किया है कि वार्ड के जो प्लेयर है उनको एक बड़ा मंच और एक स्थान नहीं मिल पाता। प्रत्येक हर खिलाड़ियों को फ्लड लाइट में अपने वार्ड की प्रतिनिधित्व करने का एक मौका मिले, और जिसमें हम उनका प्रोत्साहन आगे बढ़ाने के लिए उनका प्रथम इनाम 1 लाख रुपए रखे हैं, दूसरा 51,000 रुपए रखे हैं। कितना दिवसीय? ये 13 तारीख से शुभारंभ हुआ है, ये 25 जनवरी को फाइनल होगा। ऐसे टूर्नामेंट और होना चाहिए वार्ड में तो बिल्कुल निश्चित तौर से ये होना चाहिए, ताकि युवा वर्ग को किसी न किसी स्पोर्ट्स से जोड़ के रखे, ताकि वो हर गेम में, हर इसमें खेल में एक अनुशासन बना रहता है। सांसद कप हो रहा है नगर निगम क्षेत्र के 51 वार्ड की टीमों का आपस में मैच है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता, जो और टूर्नामेंट होते हैं उसमें अच्छे खिलाड़ियों को तो निश्चित रूप से खेलने का मौका हो जाता है, क्योंकि वो टीम वाइज होता है। ये वार्ड वाइज टूर्नामेंट है, उसमें उन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है जिनको बाकी समय खेलने का नहीं मौका मिल पाता, और निश्चित रूप से उनमें प्रतिभा है। और ये जो 51 वार्ड है, इसमें जो टूर्नामेंट हो रहा है और जिन खिलाड़ियों को खेलने का मुख्यतः मौका नहीं मिलता, उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर इसमें प्राप्त होता है। जैसे एक वार्ड से जो टीम खेल रही है वो दूसरे वार्ड में नहीं खेल सकता? नहीं, निश्चित तौर पे जो एक वार्ड से टीम खेल रही है उसमें उसी वार्ड का जो रहवासी होगा वही खिलाड़ी खेलेगा उसमें। राजनांदगांव में आदिवासी समाज ने आज अनुसूचित जाति जनजाति थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। समाज ने आरडीसी हॉस्पिटल के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया में फैल रही कथित भ्रामक खबरों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव में आज आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर अनुसूचित जाति जनजाति थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरडीसी हॉस्पिटल के खिलाफ फैलाए जा रहे कथित भ्रामक समाचारों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। समाज के लोगों का कहना है कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे अस्पताल की छवि खराब हो रही है। आदिवासी समाज ने आरडीसी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर फुलेंद्र उइके के समर्थन में थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और मांग की है कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जी, आज हमने हमारे अजाक्स थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के पीछे सिर्फ एक मात्र उद्देश्य था हमारा कि जो विगत दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, विगत 15-20 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है, उसमें आरडीसी हॉस्पिटल का नाम और आरडीसी हॉस्पिटल के जो तत्कालिक डॉक्टर है उनका नाम अनावश्यक रूप से लगातार बिना तथ्यों को जानकर लगातार पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बहुत गलत तरीके से प्रसारित हो रहा है, जिससे हम लोगों को काफी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना हो रही है। लगातार हम लोगों को फोन आ रहे हैं, लगातार हम लोगों को मीडिया कर्मी प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के मोहड़ वार्ड में नगर निगम द्वारा बड़ी लागत से बनवाया गया कांजी हाउस अब जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों रुपए की लागत से तैयार यह भवन लंबे समय से उपयोग में नहीं है और रखरखाव न होने के कारण दीवारें टूटने लगी हैं। वहीं परिसर में झाड़ियां उगाई हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है।
स्थानीय नागरिकों ने दावा किया है कि नगर निगम ने इस भवन का निर्माण आवारा मवेशियों को रखने के लिए कराया था, लेकिन अब यह खाली पड़ा है और अनदेखी के कारण धीरे धीरे खंडहर में बदलता जा रहा है। नगर निगम आयुक्त से जब इस मामले में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि यह कांजी हाउस नहीं है, बल्कि केवल एक संरचना बनाई गई है। हालांकि मोहड़ वार्ड के निवासी इसे वास्तविक कांजी हाउस मानते हैं और प्रशासन की इस लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। नगर निगम की अनदेखी से लाखों रुपए से तैयार भवन अब जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। संचालित नहीं है, अभी नगर निगम द्वारा 2 कांजी हाउस संचालित है, एक रेवाडीह में है और एक कन्हारपुरी में है। और अभी गोधाम योजना के अंतर्गत मोहड़ का जो पुराना कांजी हाउस था, जो वर्तमान में संचालित नहीं है, उसको गोधाम योजना के अंतर्गत अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। आने पे उसको गोधाम योजना अंतर्गत गौशाला या गौपालन के लिए उसको उपयोग में लाया जाएगा। नहीं, वर्तमान में इसका प्रस्ताव भेजा गया है गोधाम योजना के अंतर्गत। जैसे प्रस्ताव आएगा उस अनुसार उस पर काम होगा। राजनांदगांव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण वितरण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पात्र वृद्धजनों को वॉकर, व्हीलचेयर, छड़ी और श्रवण यंत्र सहित अन्य उपकरण प्रदान किए गए। विशेषज्ञों ने उपकरणों के सही उपयोग और देखभाल के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग और स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजनांदगांव में भारत सरकार और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण वितरण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक जीवन की कठिनाइयां कम करना है। शिविर में पात्र वरिष्ठ नागरिकों को वॉकर, व्हीलचेयर, छड़ी और श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। साथ ही विशेषज्ञों ने इन उपकरणों के सही उपयोग, देखभाल और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण सत्र में वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। वरिष्ठ नागरिकों ने इस पहल के लिए सरकार और समाज कल्याण विभाग का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जो व्यक्ति 60 साल हो चुके हैं या 60 साल से अधिक, उनको सहायक सामग्री उपलब्ध कराना है, जिनका शिविर के माध्यम से पूरे जिले भर से अलग अलग पंचायतों से, वार्डों से लोग आ रहे हैं और अपना आधार कार्ड लेके और आय प्रमाण को प्रस्तुत करके अपने वहां पे शिविर दे रहे हैं। और जिस तरह केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मान लो आपको कान में सुनाई नहीं आ रहा तो उसको उपकरण दिया जाएगा, व्हील चेयर भी देंगे। यदि किसी व्यक्ति को शौचालय करने में तकलीफ है तो व्हील चेयर कमोड वाले भी देंगे। उसके साथ ही बैसाखी, छड़ी, उसके साथ ही पोलीमार जेल, एलएस बेल्ट, कमर बेल्ट, घुटने में जो जाए तो उसके लिए भी बेल्ट, ऐसे अनेक प्रकार की सामग्री इस शिविर के पंजीयन के बाद एक बड़ा कार्यक्रम करके सरकार उन तक लाभ पहुंचाया चाहता है। आज शिविर में अपना अपना जो लोग आए उनका ऑनलाइन पंजीयन हो रहा है। पंजीयन के बाद सरकार बड़ा कार्यक्रम करके सबको इसका लाभ देंगे। गांधी सेवा गृह में आज समाज कल्याण विभाग और एलिम्को के संयुक्त तत्वाधान से वयोश्री योजना अंतर्गत सहायक उपकरण जो वरिष्ठ जन है, हमारे 60 वर्ष के ऊपर के जितने भी नागरिक राजनांदगांव के हैं, उन सभी के लिए उनके दैनंदिन जीवन में यदि उनकी कोई समस्या है, जैसे सुनाई नहीं दे रहा है, चलने फिरने में दिक्कत है या फिर उनको बैसाखी की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे उपकरण यहाँ पर उनका चिन्हांकन हो रहा है। और चिन्हांकन के बाद यदि एक व्यक्ति को 3 तरह की समस्या है तो एक व्यक्ति को श्रवण यंत्र भी मिल रहा है, व्हीलचेयर भी मिल रही है, बैसाखी भी मिल रही है, कमर का पट्टा भी मिल रहा है, घुटने का बेल्ट भी मिल रहा है। इस तरीके से जो भी सहायता उन्हें चाहिए वो सारी सहायताओं के उपकरण देने के लिए चिन्हांकन शिविर लगाया गया है। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।